रात के लगभग 2:30 बजे प्रतीक और उत्कर्ष अपने बॉयज हॉस्टल के रूम में आराम से सो रहे थे और इतने में प्रतीक की आंख खुलती है और उठते ही वो महसूस करता है कि उसका रूममेट अपने बेड पर नहीं है। वो अपने बॉयज हॉस्टल के उस कमरे के एक कोने में बैठा था, दीवार की तरफ मुंह करके एक बहुत ही वियर्ड सी आवाज में एक अजीब सा गीत गुनगुना रहा था। और सुबह उठने के बाद जब उत्कर्ष प्रतीक से पूछता है तो उसे इस बात की कोई मेमोरी ही नहीं थी। प्रणाम दोस्तों, हमारी आज की कहानी 2014 में प्रतीक और उत्कर्ष के साथ घटी हुई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर बेहद वियर्ड घटनाओं पर आधारित है। उस पॉइंट पे हमारे देश में इंजीनियरिंग का बूम अपने पीक पर था और ठीक इसी दौरान प्रतीक और उत्कर्ष पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हर कोई उस फेज से 100% रिलेट कर पाएगा जब हम सब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं। नया कॉलेज, नया हॉस्टल, जिंदगी एक अलग ही मोड़ पे होती है इस वक्त। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको इस कहानी को समझने में हेल्प करेंगी। दरअसल ये जो बॉयज हॉस्टल था ये मैक्सिमम 1 या 2 साल पहले बना था। अब इनका जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो मेन हाईवे से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जाके खेतों के बीचों बीच था, क्योंकि जो इनका रूम था वो हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में था। तो इनके रूम के बाद डायरेक्ट खेत स्टार्ट हो जाते थे और रात के वक्त तो इनकी खिड़की से अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता था। और कॉलेज से करीब 2 किलोमीटर और अंदर जाके एक छोटा सा गांव था जहां के लोग ये बताते थे कि उस जगह पे कभी पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कॉलेज की शुरुआत होने के बाद पहले कुछ दिन तक चीजें ठीक वैसे ही रहती हैं जैसा किसी भी बच्चे के साथ होता है नए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। नए दोस्त बनना, एक नई लाइफ, एक नया रूटीन, रात को टेरेस पे टाइम पास, मतलब एक टिपिकल हॉस्टल लाइफ चल रही थी इन 2 लड़कों की। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। एक दिन उत्कर्ष अपने रूम में सो रहा था और सोते सोते उसे एहसास होता है कि उसको अपने आसपास से कुछ वियर्ड सी आवाजें आ रही हैं, जैसे किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज और इसी बीच धीमे से एक गाना गाने की आवाज। मतलब सोते सोते उत्कर्ष को ऐसा फील होता है कि उसके बेड के आसपास कई सारे लोग खड़े हुए हैं। अब जैसे ही उत्कर्ष की हड़बड़ा के आंख खुलती है तो वो पाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। रूम में सिर्फ एक पुराने पंखे के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। उत्कर्ष खुद से बड़बड़ाता है। उसे लगता है कि कॉलेज के शुरुआत के स्ट्रेस की वजह से उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया होगा। अब सच बताना दोस्तों, हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस जरूर किया होता है। मतलब कि सोते सोते हमें लगता है कि हमारे ऊपर आके कोई बैठ गया है और हम बहुत जोर से बोलना चाह रहे हैं बट हमारी आवाज नहीं निकल रही और फिर एकदम झटके के साथ हमारी आंख खुलती है। पर अगर उत्कर्ष के साथ उस वक्त जो घट रहा था वो स्लीप पैरालिसिस होता तो हम आज इस कहानी को डिस्कस ही नहीं करते। और ये बात तो उत्कर्ष को भी नहीं पता थी कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उस पॉइंट पे उत्कर्ष उस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। पर प्रॉब्लम की बात ये थी, जैसे जैसे टाइम बीतता है उत्कर्ष की ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। एक रात उसका रूममेट अपने बाकी दोस्तों के साथ टेरेस पे था और उत्कर्ष उस समय रूम में अकेला सो रहा था। और ठीक तभी रात के लगभग 2:30 बजे उत्कर्ष के साथ वही एपिसोड फिर से स्टार्ट हो जाता है और आज वो आवाजें और भी करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके कान के पास विस्पर कर रहा हो। उत्कर्ष को अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि वो जगा हुआ है पर वो हिल नहीं पा रहा था। और ठीक तभी उसे लगता है कि किसी ने उसके बेड को पैरों की तरफ से हल्का सा हवा में उठाया है और ठीक 1 सेकंड के बाद एक झटके से नीचे छोड़ दिया। इस पॉइंट के बाद उत्कर्ष सीधा उठ के बैठ जाता है। वो जानता था कि जो अभी उसने फील किया वो स्लीप पैरालिसिस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आज वो पूरी तरह से जगा हुआ था और उसने उस एंटिटी को अपने आसपास आज बहुत अच्छे से फील किया था। रूम अंदर से बंद था,
तो ये काम कोई बाहर से आके कर ही नहीं सकता था। अब आज जो उसके साथ घटा, उसके बाद अकेले सोना उसके लिए मुश्किल हो गया था इस कमरे में। पर वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था और वो अपने रूममेट को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है और शायद यही उत्कर्ष की सबसे बड़ी गलती थी। पर वो अगले दिन सुबह अपने रूममेट प्रतीक से बोलता है, यार तू एक काम कर, तू मेरे बेड पे सो जाया कर, मैं तेरे बेड पे सो जाया करूंगा, मुझे कॉर्नर में थोड़ा सफोकेटिंग लगता है। और प्रतीक हंस के उसकी बात को मान जाता है। अब अगले 2 दिन तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। पर तीसरे दिन की सुबह उसका रूममेट थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था और पूछने पर वो उत्कर्ष को बताता है कि भाई वियर्ड मैं नहीं, तू बिहेव कर रहा था कल रात। तो वो उससे पूछता है, क्यों, मैंने क्या किया भाई, तू एक बात बता, तो रात में मेरे बेड के पास खड़े होके मुझे घूर क्यों रहा था। अब ये बात सुन के उत्कर्ष समझ जाता है, पर वो इस वक्त पे भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। भाई मैं तुझे रात में क्यों घूरूंगा, तेरा दिमाग खराब है क्या। एक छोटा सा डिस्कशन होता है और दोनों उस बात को वहीं इग्नोर कर देते हैं। और उसके अगले दिन जो बात प्रतीक उत्कर्ष को बताता है, उसे सुनने के बाद उत्कर्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उससे पूछता है कि भाई एक बात बता, तू कल रात किस ट्रिप पे था भाई। मैं कल रात 2:30 बजे करीब सुसु जाने के लिए उठा था और जब मेरी नजर तेरे बेड पे पड़ी तो तू अपने बेड पे नहीं था और इधर उधर जब मैंने देखा तो तू उस कॉर्नर में दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था और एक अजीब सा सुनने वाला गाना गुनगुना रहा था। मैंने तुझे कई बार आवाज लगाई पर तूने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और जब मैंने थोड़ा तेज चिल्ला के तुझे बुलाया तो तेरी हमिंग रुक गई और तूने एक अजीब सी आवाज में मुझसे पूछा, सोया नहीं क्या। भाई वो आवाज तेरी नहीं थी, तू कर क्या रहा था कल रात। अब ये बात सुनकर उत्कर्ष का गला सूख जाता है क्योंकि उसे इस पूरे चैप्टर की कोई मेमोरी नहीं थी। वो बिल्कुल ब्लैंक था और दोनों लड़के इस बात को समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। अब सोच के बताना दोस्तों, अगर आप एक नए हॉस्टल में कॉलेज के पहले साल में हो और आपके साथ ऐसा कुछ होने लग जाए तो आप क्या करोगे। अब अगले कुछ दिनों में वो जो भी चीज इनके कमरे में थी उसका शिकंजा इन लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा था। इनके साथ बहुत ही वियर्ड सी घटनाएं घटती थी। कभी इनमें से कोई भी एक रूममेट घंटों के लिए कमरे से बाहर चला जाता था और लौट के आने पे उसे कुछ याद नहीं रहता था कि वो कहाँ गया। कभी इनको अपने कमरे में चीजें अलग जगह पर मिलती थी, मानो वो एंटिटी इन्हें हिंट दे रही थी अपनी प्रेजेंस का। अब ये दोनों लड़के समझ जाते हैं कि वो कोई भी दिन हो सकता है जब कोई बड़ा हादसा घट सकता है और ठीक उससे पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये पूरा मैटर अपने घर में बता देंगे। अब उत्कर्ष की अपनी दादी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी तो वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम अपनी दादी के साथ शेयर करते थे और इस केस में भी उन्होंने ठीक वैसा ही किया। और जब ये पूरी बात अपनी दादी को बताते हैं तो वो इत्मीनान से पूरी बात सुनती हैं और पूरी बात सुनने के बाद वो बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब देती हैं। वो जो भी चीज़ है उसे जितनी इम्पोर्टेंस दोगे उतना ही वो तुम्हारे ऊपर हावी होता जाएगा। और इस बात को बोलने के अलावा वो उत्कर्ष से कहती हैं कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे बहुत गौर से सुनना बेटा। और वो बहुत सिंपल चीज़ें उन्हें करने के लिए बोलती हैं, जैसे कि सोने से पहले अपने अपने तकियों के नीचे एक एक कैंची रख के सोना, एक मूर्ति हनुमान जी की अपनी साइड टेबल पे रखना और ठीक उसके साथ में एक पानी का लोटा। और ये तीनों चीज वो लड़के कॉन्स्टेंटली करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये 3 सिंपल स्टेप उनकी दादी उन्हें करने के लिए बोलती हैं और उन्हें पता नहीं था कि दादी का ये नुस्खा काम करेगा भी या नहीं। पर उस रात आधी नींद वाली वो फीलिंग फिर से होती है उनके साथ। उन्हें आवाजें तो आ रही थी किसी की, पर उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था और इंटेंसिटी बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ बंद होता चला गया। वो दोनों लड़के उस हॉस्टल में उसके बाद पूरे 2 साल तक रुके, पर उनके साथ कभी भी दोबारा वैसा कुछ नहीं होता। दादी का ये बेहद छोटा सा नुस्खा
काम कर जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी पर एक इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर उसे ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये या ये दोनों वीडियो देखना आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है शौर्य चौहान। जय महाकाल।